all of you, Namaste and welcome to our channel रिवीजन वीडियो सीरीज। जी हाँ, जिसका अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले आपने सुना था और अब आज से ये पहला वीडियो जहां से अपन रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं अपना बच्चों आपकी अपकमिंग अगस्त 21 की एग्जामिनेशन के लिए। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस अनाउंसमेंट, हम शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स पार्ट ए में से उठाने वाले हैं और मीटिंग्स पार्ट बी में से उठाने वाले हैं। So, as you can see on the screen, without wasting much of our time today, हम शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स वाला बंच पढ़ना शुरू करने वाले हैं। Let's get started. सबसे पहले शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स को पढ़ने जाओ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, इस चैप्टर में अपने को कितने सेक्शंस कवर अप करने हैं और साथ में कौन कौन से रूल्स रहेंगे जो कवर अप करे जाएंगे। वेल, शेयर कैपिटल एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है आपके सिलेबस का और सेक्शन नंबर 43 से शुरू होते हैं सेक्शंस जो कि आपको शेयर कैपिटल से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं और फाइनली 72 यानी 72 पे जाके खत्म होते हैं जहां नॉमिनेशन कवर अप होता है, राइट। So we have a whole bunch of 43 से 72 सेक्शन जो कि कंपनी एक्ट के हैं एंड दे आर टू बी रेड विथ the rules as well. We cannot forget, हमें rules भी cover up करने हैं। तो companies, share capital and debenture rules हमारे rules का नाम है 2014 के, जो हम यहाँ पर cover up करने वाले हैं, right? अभी यहाँ पर section 43 से लेकर के तो सेक्शन नंबर 70 और फिर उसके बाद 72, ये पूरा बंच बच्चों शेयर कैपिटल पर आधारित है और सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन है 71 जो कि डिबेंचर कैपिटल पर आधारित है। तो वी हैव मोर टू स्टडी इन शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर पर एक छोटा सा सेक्शन, उसमें 4-5 छोटे छोटे से सब सेक्शंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट डीड एंड ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इतने भर प्रावधान उसमें आते हैं। तो वी हैव मोर ऑफ मैटर टू बी कवर्ड अप इन द शेयर कैपिटल वाला पार्ट। और अब आज जो अपन शुरू करेंगे शेयर कैपिटल वाले पार्ट में, वो सबसे पहले इसके मीनिंग से शुरुआत करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑल्सो। भले ही रिविजन है बट अपन तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप इस वीडियो को पूरा जब देख लोगे तो आपको अपने लेवल पर चीजों को बहुत ज्यादा और एम्फसाइज करके रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। This video has all the latest amendments as well, so please make sure you're watching this video till the end. So do not forget to like this video, subscribe to our channel in case you are still not a subscriber, and also share it with your friends. Importantly, कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी हो, you have all the details नीचे description box में alongside the details of our Telegram channel. You can always get in touch with us over there. Post your questions and queries and we will revert them as soon as possible. चलिए get back to the share capital and start off with the meaning of the topic share capital. शेयर कैपिटल क्या होता है को जानने से पहले आपको कैपिटल को भी जान ही लेना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है और मेरे को ये भी लगता है कि आप सबको भी यही लगता होगा, है ना। कैपिटल किसी भी कंपनी में वो पैसा होता है भाई, द मनी दैट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय सर्टेन पर्सन्स। इट इज द मनी कंट्रीब्यूटेड बाय सर्टेन पर्सन्स। और ये क्यों कंट्रीब्यूट करा जाता है? वेल, वी हैव अ वेरी सिंपल रीजन। दिस मनी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पर्सन्स टू अंडरटेक द बिजनेस एक्टिविटी जिसके लिए वो कंपनी बना है। इनफैक्ट शॉर्टेस्ट सेंस में देखें तो कैपिटल सिर्फ कंपनी में ही थोड़ी ना होता है, हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वेदर इट्स पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप और HUF। हर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करा जाता है, बस हर बिजनेस में इस कैपिटल का ट्रीटमेंट अलग अलग है। यहां पर जब हम कंपनी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहां पर कंपनी का मतलब या कंपनी में कैपिटल का मतलब डेफिनेटली मनी कंट्रीब्यूटेड बाय सर्टेन पर्संस होता है। बट अब थोड़ा सा मतलब यहां चेंज हो जाता है जब हम बात करते हैं पर्संस की, तो ये लोग कौन बन जाते हैं भैया? ये मेंबर्स बन जाते हैं। हैड इट बीन अ पार्टनरशिप फर्म तो इनको क्या बोलते हैं आप? हैड इट बीन, अगर ये पार्टनरशिप फर्म होता तो आप इनको क्या बोलते हैं? आप इनको पार्टनर्स बोलते, है ना। तो थोड़ा सा मतलब चेंज होता जाता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, बाकी मीनिंग हर जगह एक है। कैपिटल इज द मनी कंट्रीब्यूटेड बाय सर्टेन पर्सन्स टू अंडरटेक द बिजनेस एक्टिविटी।
अब कंपनी के नजरिए से हमारी ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल को हम क्या करते हैं भाई, हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कंपनी, एंड टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग इजियर व्हाट वी डू इज दैट वी डिवाइड द कैपिटल इनटू टू पार्ट्स, और वो आपके चैप्टर का नाम होता है। यू हैव द शेयर कैपिटल एंड देन यू हैव द डेब्ट कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब जो शेयर में टूटी हुई होती है, जाहिर सी बात है, तो वो शेयर कैपिटल हो जाती है। और डेब्ट कैपिटल मतलब जो कि एक लायबिलिटी या डेब्ट को डिनोट करती है। ये ना सोचना भाई कि इक्विटी लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी भी लायबिलिटी होती है और इक्विटी कैपिटल भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही लिखाता है। द पॉइंट इज दैट इक्विटी एक नॉन फिक्स्ड इनकम की सिक्योरिटी होती है जिसमें डिविडेंड देना कंपनी के लिए मैंडेटरी कभी नहीं होता, राइट? डिविडेंड्स देना बोर्ड का डिसीजन होता है, आप सब पढ़ते हैं सेक्शन 123, ऑलवेज इट्स द बोर्ड दैट रेकमेंड्स वेदर इट्स इंटरिम और फाइनल, एंड देयरआफ्टर द डिसीजन इज टेकन बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। इफ इट्स फाइनल और इंटरिम है तो बोर्ड ही बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर लेती है। मतलब इनके ऊपर जो इनकम है ना, वो कंपनी के लिए एक फिक्स लायबिलिटी नहीं है, इसीलिए हम इनको इक्विटी और प्रेफरेंस ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम शेयर कह देते हैं इसको, शेयर कैपिटल है, और शेयर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट अपन बना देते हैं इक्विटी का और दूसरा पार्ट अपन बना देते हैं प्रेफरेंस का। इक्विटी मतलब सारे अधिकार एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे, इक्विटी का मतलब ही वही है भाई, सारे अधिकार एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़े वेरिएशंस हो सकते हैं और वही वेरिएशन 43 में आता है, आज का पहला सेक्शन वही रहेगा, ठीक है? तो वो वेरिएशंस हो सकते हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है सीधी सीधी सी प्रायोरिटी है, कौन सी प्रायोरिटी है, ये तो बहुत बेसिक है, आप सारे लोग जानते हो, ठीक है? डेब्ट कैपिटल इज बेसिकली और डिबेंचर कैपिटल, जिसमें कि कंपनी डिबेंचर्स जारी कर सकती है। सो डिबेंचर्स इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वे ऑफ डेब्ट कैपिटल। द नेक्स्ट वन हैपेंस टू बी डिपॉजिट्स, जिसे भी अपन कवर अप करने वाले हैं, जो 73, 74, 75, 76 और 76A में आता है। एंड देन यू ऑल्सो हैव the option of going to the banks for bank loans, and thereby you create a charge on your assets. तो अब ये इतना सारा जो है ना, ये सब ऑप्शन अवेलेबल होता है कैपिटल रेज करने का एक कंपनी के पास। देयर आर मोर अदर थिंग्स एज वेल, और भी बहुत ऑप्शन होते हैं और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट हाल फिलहाल में हमारी स्टडी इज स्पेसिफिक ओनली, हमारा जो स्टडी है दैट इज स्पेसिफिक ओनली टू दिस पार्ट, जहां हमको शेयर कैपिटल और डिबेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ना है। तो आई सपोज एक बेसिक ओवरव्यू अब आप सब लोगों को क्लियर है कि कैपिटल क्या है, उसका टाइप क्या है और हम क्या क्या पढ़ने वाले। एज यू कैन सी ओवर हियर, जैसा कि यहाँ पर ये लोगों के बीच में कुछ चीज डिवाइडेड है, कंपनी में जो कैपिटल होती है वो भी ठीक इसी तरह से डिवाइडेड होती है उसके मेंबर्स के बीच में। तो ऑल दी जूजू काइंड ऑफ क्रीचर्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, यू रिमेम्बर ना, वो एक एडवर्टाइजमेंट आता था जूजूस का, वोडाफोन वाला। तो ऑल दी जूजू काइंड ऑफ क्रीचर्स जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके मेंबर्स हैं हु हैव कंट्रीब्यूटेड। देखो किसी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ज्यादा है, किसी का कंट्रीब्यूशन दूसरे के बराबर है, यहाँ किसी और का कम है। Each have contributed their own share, and that's what it makes to be called as a share capital. ये होता है आपका शेयर कैपिटल, हिस्से में टूटा हुआ। सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 84 में शेयर का डेफिनेशन भी मिलता है हमको, और वहां पर यही कहा जाता है हमसे कि शेयर का मतलब होता है कंपनी की कैपिटल का हिस्सा, दैट ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक। So that is the very basic meaning of what we call share and share capital as. अब सबसे पहला सेक्शन आपका पिक्चर में आता है, जो है सेक्शन नंबर 43, जहां से शेयर कैपिटल चैप्टर शुरू होता है, और ये सेक्शन हमसे कहता है कंपनी के द्वारा कितने अलग अलग तरह की कैपिटल जारी करी जा सकती है, क्योंकि इसका हेडिंग भी काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ही होता है। So your section number 43 tells you that a company can issue, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखिएगा, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ऑफ कोर्स, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल शेयर जारी ही नहीं करती। So it's always a company that's limited by share that has the option to issue two kinds of shares, and they could be equity wherein सबका अधिकार एक जैसा होता है, और it can be preference जहां पर कुछ के पास preference होता है। Equity is further divided into normal or equal voting rights, and then comes into picture equity with differential rights in terms of voting rights या in terms of dividend right। क्या होता है मैम डिफरेंशियल राइट? वेल,
डिफरेंशियल राइट का मतलब बस इतना है कि हम कुछ मेंबर्स के वोटिंग के अधिकारों में थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं, और ये वेरिएशन बच्चों इस तरह से होता है कि इनका वोटिंग राइट कम हो जाता है और इनके डिविडेंड को बढ़ा दिया जाता है, म्यूट हो जाता है, कम कर दिया जाता है। और ये मोस्टली तब करा जाता है जब हम कंपनी में ना प्रमोटर्स के राइट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम अदर पब्लिक शेयर होल्डर के वोटिंग को कम कर देते हैं। कॉम्पेंसेट तो करना पड़ेगा, वोटिंग कम कर दोगे तो कॉम्पेंसेट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी क्यों आपकी कंपनी का शेयर लेगा। हम डिविडेंड बढ़ा देते हैं, डिविडेंड का प्रतिशत कंपैरेटिवली उस पे बढ़ा दिया जाता है, एंड दैट्स हाउ इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स इन टर्म्स ऑफ वोटिंग और डिविडेंड कम्स इनटू पिक्चर। That's how they come into picture. ठीक, Tata Group of Companies was the first company to issue these kind of shares in our country for the first time. जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हो, एक बार फिर आपको उसी कंसेप्ट को रिकॉल कराया मैंने। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल दो तरह का होगा, इक्विटी होगा, प्रेफरेंस होगा। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सेक्शन नंबर 43 प्राइवेट कंपनीज के ऊपर नहीं लगेगा until and unless the articles so provide. 43 is exempted for private companies unless the articles provide otherwise. माने आर्टिकल बोलेगा, आर्टिकल में लिखा है कि 43 में इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट जारी कर सकती है प्राइवेट कंपनी, तो वो करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। आई बिलीव इट इज क्लियर अप टिल नाउ। 43 इतना सा नहीं है, बचा है, मेन पॉइंट बचा है 43 डिफरेंशियल राइट वाला। बट उससे पहले दो छोटा सेक्शन बीच में आ रहा है, उसको कवर करते हैं क्विकली। ये 45 है और उसके बाद अपन जाएंगे इस 43 पे, बचे हुए पे, ठीक है। 44, 45 दो छोटे छोटे सेक्शन, जिसमें सेक्शन नंबर 44 जो है, ये सेक्शन 44 आपसे कहता है कि कंपनी के शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टीज होते हैं एंड देयरफॉर दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वेल, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक जो हम फाउंडेशन या 11वीं 12वीं के दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। कंपनी की सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कैरेक्टरिस्टिक आती है इन टर्म्स ऑफ फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्राइवेट में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है जो सेक्शन 2 का क्लॉज 68 में लगता है, पब्लिक में ये फ्री होता है। So shares are movable property. Also, they have been so defined in the Sale of Goods Act 1930 also. ये movable property होते हैं. They can be transferred from one person to another, subject to the restrictions and the conditions imposed by the company. ये ट्रांसफर ट्रांसमिशन इसी चैप्टर में आता है, सेक्शन 56 और 58 में अपन उसे पढ़ते हैं, आगे के पार्ट में आएगा वो। फिर आता है सेक्शन नंबर 45 भाई, और सेक्शन नंबर 45 जो है वो आपसे कहता है कि कंपनी में जब शेयर्स फिजिकल मोड में होंगे तो सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा और उसे हमारे द्वारा कहा जाता है डिस्टिंक्टिव नंबर। फिजिकल मोड के शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, ई मोड के शेयर्स का कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है। सेक्शन नंबर 9 ऑफ द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 हाईलाइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजिबिलिटी। इफ यू रिमेंबर फंजिबिलिटी, ई मोड में सिक्योरिटीज का कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता, ठीक है। तो 44 और 45 यहाँ खत्म हो जाता है। अब 43 का बचा हुआ पार्ट आता है। सेक्शन नंबर 43 में इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट को जारी करने को लेकर के दिए गए हैं कुछ पॉइंट विच इज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेड विथ रूल 4। आई टोल्ड यू अ सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर, रूल 4 एंड सेक्शन 43, तो दोनों 4-4 आ रहा है, याद रखना आसान होगा। 43 में डिफरेंशियल राइट याद हो जाता है, रूल नंबर कई बार याद नहीं आता, तो यू रिमेंबर दिस, ये 4 है ना, so it's 43 and 4 that you have to remember alongside. Section 43 of the Company Act 2013 read with Rule 4 of the Company's Share Capital and Debenture Rules 2014 इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स को जारी करने को लेकर के हमें बहुत सारी कंडीशन बताते हैं। कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है भाई, वो इस तरह के शेयर्स जारी कर सकती है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इशू इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड और वोटिंग और अदरवाइज सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल दीज फॉलोइंग कंडीशन। बहुत सारा कंडीशन है जो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है, ये चेक कर लीजिए कि आपके आर्टिकल्स आपको ये ऑथराइजेशन दे रहे हैं या नहीं। अभी जितना बच्चा लोग रेगुलर क्लासेस में बैठते हैं, इन्हें ये कंसेप्ट दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ चुका है कि कोई भी काम करने जा रहे हैं सबसे पहले चेक करो एओए ऑथराइज करता है या नहीं, क्योंकि आर्टिकल में प्रावधान नहीं है तो नहीं कर सकते हो आप वो काम, कभी नहीं कर सकते जब तक कि अपने आर्टिकल को ऑल्टर नहीं कर लेते सेक्शन 14 में जनरल मीटिंग कॉल करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते।
So always check whether the articles authorize or not, because if they do not, you cannot move ahead with that act. और करोगे तो वो सारी की सारी चीजें void मान ली जाएंगी. So always check whether articles authorize or not. Then thereafter move for the permission. अगली चीज है permission लेना. किससे permission लेना है भाई? shareholder से permission लेना है. That too by means of an ordinary resolution only. सिर्फ एक ordinary resolution से हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा. कंपनी अगर लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी अगर डीवीआर का इशू ला रही है, तो ऐसी कंपनी के लिए तो फिर यहाँ पर नेसेसरी है कि वो ये कार्य सिर्फ पोस्टल बैलेट से करेगी, और पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन एज पर सेक्शन 110 पास करके ही काम आगे बढ़ाएगी. देयर इज नो नीड टू कॉल द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी पोस्टल बैलेट एज पर सेक्शन 110 ये कवर अप होगा जब अपन मीटिंग्स पढ़ने जाएंगे. ठीक. तीसरा and the most important point is the percentage of these equity with differential rights that cannot at any point of time exceed 74% of the total paid up share capital of the company, including equity with differential rights that was already issued. अगर है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आपकी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल के 74% यानी 74% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. ये आपको याद रखना है. Now comes back to back 2 to 3 very important points in terms of checking. कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना करे हो. कहां पे डिफॉल्ट ना करे हो मैम? वेल, सबसे पहला पॉइंट आपको ये चेक करना है कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए रेड में हाईलाइट करी हूं, याद रखना. और नहीं है ये, देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज और, नाउ इट्स एंड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न दोनों को टाइमली फाइल कराओ, एंड देयर इज नो डिफॉल्ट इन द 3 इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स. जब इशू ला रहे हो वहां से 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, वहां से 3 फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर्स में देयर शुड बी नो डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो AOC 4 CFS जरूरत है, XBRL जरूरत है तो उसमें जाता है, एंड एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 92 MGT 7 में जाता है. इसको फाइल करने में कोई डिफॉल्ट ना हुआ, ये चेक करो. ये पहला पॉइंट है. ठीक है, डिफॉल्ट को लेकर के दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, रिमेंबर. अब दूसरा पॉइंट जो आता है, यहां पर बैक टू बैक काफी सारे पॉइंट हैं, एंड ऑलमोस्ट सेम यही पॉइंट हमें बायबैक में भी मिल जाते हैं. जब सेक्शन 68 पर आएंगे बायबैक में, और उसके साथ जो कुछ रेस्ट्रिक्शन 70 में कवर करें ना, सेम ये पॉइंट देखने मिलेंगे. आप सेम यही पॉइंट वहां पर कवर अप होंगे. कोई भी कंपनी अगर इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स ला रही है तो वो ये इंश्योर कर ले दैट देयर इज नो सबसिस्टिंग, आई एम पुटिंग अप द मीनिंग फॉर सबसिस्टिंग, एग्जिस्टिंग. सबसिस्टिंग का मतलब कोई एग्जिस्टिंग, एज ऑन डेट. ठीक है, एज ऑन डेट जिस दिन आप ये इशू लाने वाले हो, एज ऑन डेट कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड. वो डिविडेंड जो आपने डिक्लेयर करा है वो पेड भी होना चाहिए. ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट, डिक्लेयर्ड डिविडेंड. फिर रीपेमेंट ऑफ द मैच्योर्ड डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट देयर ऑन. मैच्योर्ड डिपॉजिट्स और उनका इंटरेस्ट जो है वो टाइमली पे हो जाना चाहिए. रीपेमेंट इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या इंटरेस्ट देयर ऑन. प्रेफरेंस शेयर जारी करे अगर आपने सेक्शन 55 के हिसाब से, टाइमली रीपेमेंट होना चाहिए. देन डिबेंचर्स दैट हैव बिकम ड्यू फॉर रीपेमेंट, उनका रीपेमेंट या उनका इंटरेस्ट पेमेंट भी टाइम पर होना चाहिए. सो इट्स डिविडेंड ऑन इक्विटी. Then it is the redemption of preference shares, redemption of debentures, repayment of deposits, और पांचवा पॉइंट है interest on the deposits, debentures और dividend. वो सब चीजों को इकट्ठा करके principal plus interest, everywhere you have to remember principal plus interest. ये सारी की सारी चीजों में कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है as on the date. जब आप ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं टू इशू इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स, तो आप इसे इशू कर सकते. तीसरा पॉइंट, डिफॉल्ट का एक लंबा चौड़ा लिस्ट यहां पर और आ रहा है, और ये आपसे कह रहा है कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ एनी बैंक लोन. ऊपर इतनी सारी चीजों के बाद बैंक लोन ही तो बचा. इक्विटी का डिविडेंड ले लिया क्योंकि उसका रिडेम्पशन तो कभी होता नहीं, प्रेफरेंस का रिडेम्पशन ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, डिबेंचर का रिडेम्पशन ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, डिपॉजिट्स ले लिया, उसका इंटरेस्ट ले लिया, बचा क्या? लोन ही तो बचा. ये अपना ये वाला डायग्राम देखो ना यार, ये यहाँ पर जो अपन ने सारे के सारे कवर अप कर रखे हैं सोर्सेस, इसमें से बैंक लोन बच गया ना आखिरी का, तो वो इधर आ गया. किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से आप कोई भी लोन लिए हो तो उसका टाइमली रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट होना बहुत जरूरी है, पहला चीज. दूसरा, ये पहला ही है, इसका पॉइंट ए कह सकते हो ये. फिर दूसरा, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज, किसी भी तरह का, जैसे कि प्रोविडेंट फंड है या अगर ऐसी कोई भी चीज है
तो वो आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह का कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टैट्यूटरी पेमेंट टू द एम्प्लॉयज। प्लीज मेक श्योर दिस। और फिर उसके बाद देयर शुड आल्सो नॉट बी एनी डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिटिंग एनी अमाउंट, जो कि सेक्शन 125 के हिसाब से आईपीएफ में जाना चाहिए। इफ यू आर वांटिंग टू कम अप विद इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। बट अभी ना यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजो है, ये प्रोविजो देखो जो आपसे कह रहा है कि अगर कंपनी के एंड से ऐसे कोई डिफॉल्ट हुए थे जो ऊपर दिए गए, मेनी अ टाइम्स ना यार डिफॉल्ट इंटेंशनल नहीं होते, अनइंटेंशनल भी हो जाते, तो यदि ऐसे कोई भी डिफॉल्ट कंपनी के एंड से हुए थे, तो फिर इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि 5 years should have been lapsed. See, this proviso, a company may issue equity with differential rights upon expiry of 5 years from the end the financial year in which the default was made good. तो अगर कभी पास्ट में हुआ था, ऊपर के पॉइंट में हमने क्लियरली लिखा है पिछले 3 साल में नहीं होना चाहिए, जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न डाले, जहां पर वो डिविडेंड्स का, इंटरेस्ट रिपेमेंट्स, इन सब का, रिडेम्पशन का पॉइंट डाला, वहां एज ऑन डेट, यहां कोई टाइम मेंशन नहीं करा है, बस बोला है कि डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, द कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड, बट इन केस अगर हुआ है तो फिर ऐसी स्थिति में इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन डिफॉल्ट सुधार दिया हो और 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिफॉल्ट वाज मेड गुड निकल गए, तो 5वें साल की समाप्ति के बाद आप अपना इशू ला सकते हो डीवीआर। ऑल ओके, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है उसमें एक और रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, द कंपनी शुड नॉट बी पेनलाइज्ड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द लास्ट 3 years इमीडिएटली प्रेसीडिंग 3 years इन टर्म्स ऑफ दीज 4 मेजर एक्ट। 4 मेजर एक्ट दिए गए हैं, जिसमें आता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आता है, यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, और सेबी एक्ट 1992। इन चारों में से किसी भी एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई गई हो, ये आप चेक कर लीजिए। कुछ छोटा सा पॉइंट इसके बाद देखो, एक बार क्विकली रिकैप ले लो यार, ताकि भूलो ना बीच बीच में। पहला क्या करा आपने, अपने ऑथराइजेशन चेक करा, फिर ओआर से परमिशन ली और पीबी लगा, पोस्टल बैलेट लगा अगर लिस्टेड हो, ठीक है। टोटल परसेंटेज में हमने इंश्योर कर लिया 74%, 74 से ज्यादा। बैक टू बैक 4 पॉइंट्स रेस्ट्रिक्शंस क्या है। पहले पॉइंट ने बोला फिनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न के फाइलिंग में आपका किसी तरह का कोई भी डिफॉल्ट ना रहा हो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में। एज ऑन डेट जब रेजोल्यूशन पास कर रहे हो उस डेट पर नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ the payment of the dividend that is being declared, or repayment of the matured deposits, or the redemption of preference shares, or the debentures or interest thereon. तीसरे ने बोला बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिए गए लोन के रीपेमेंट में या इंटरेस्ट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना हो, एम्प्लॉयज के प्रति स्टैट्यूटरी ड्यूज टाइमली क्लियर करे गए हो, और आईपीएफ में जाने वाला पैसा भी टाइमली चला गया। इनकेस अगर कोई डिफॉल्ट हुआ इस स्थिति में, सिर्फ इस स्थिति में, and you made that good, तो 5 साल की एक्सपायरी होने के बाद आप एलिजिबल हो, तो विद इन 5 years एलिजिबल नहीं हो टू कम अप विद डिफरेंशियल राइट्स का इशू। और चौथा पॉइंट यहां पर आपसे ये कह रहा है कि कंपनी शुड नॉट बी पेनलाइज्ड बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, सेबी 1992, एचसीआरए 1956 और फेमा 1999। तब आप इस इशू में आगे बढ़ सकते हो। अब यहां से नीचे बच्चों जो पॉइंट आ रहे हैं ये थोड़े छोटे छोटे से पॉइंट्स है। अब यहां से नीचे सेकेंडरी कंडीशंस है। सबसे पहले ये इंश्योर कर लो, कंपनी कैन नेवर कन्वर्ट इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू डिफरेंशियल राइट्स, यानी नॉर्मल इक्विटी कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी विथ डिफरेंशियल राइट्स, और ना ही ये वाइस वर्सा हो सकता है, यानी इक्विटी विथ डिफरेंशियल राइट्स इनटू नॉर्मल इक्विटी भी नहीं हो सकती। आगे रिमेंबर, बाकी सारे राइट्स इनके पारी पासू होते हैं, और पारी पासू का मतलब होता है सिर्फ जिस पे डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारे अधिकार नॉर्मल इक्विटी के बराबर है। देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। क्लियर है इतना। जनरल मीटिंग होगी जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, तो भैया जाहिर सी बात है जनरल मीटिंग, पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस यू हैव टू इशू द नोटिस, एंड नोटिस जारी करना यानी सेक्शन 101 का कंप्लायंस करना, और उसके साथ 102। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस कैसा है, स्पेशल बिजनेस है, एंड फॉर एवरी स्पेशल बिजनेस एज पर सेक्शन 102 हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी यहाँ लगाया जाएगा नोटिस के साथ, जिस नोटिस के थ्रू आप शेयर होल्डर को इंटीमेट कर रहे हो कि मीटिंग में आना है इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए।
और उसमें सारी डिटेल्स एज टू कितने शेयर जारी कर रहे हो, क्यों जारी कर रहे हो, किसे जारी कर रहे हो, प्राइसिंग का क्या क्राइटेरिया है, टोटल होल्डिंग में क्या प्रतिशत है, ये सब डिटेल एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट या बोर्ड रिपोर्ट बनाते हो उसमें भी ये सारी डिटेल्स कवर अप करी जाएगी। जिन लोगों को शेयर्स अलॉट करे गए हैं, इस तरह से अलॉटमेंट हुआ है, शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है, इक्विटी का अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, तो हमें जो रिक्वायर्ड फॉर्म है अलॉटमेंट के लिए पास 3 तो यहाँ पर जाएगा ही सही, राइट। और साथ ही साथ जो सेक्शन 88 में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हमने अपना बनाया है उसमें हर उस मेंबर का नाम अपडेट हो जाएगा जिसे ये इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट गया मतलब कंप्लीट हो गया। गया तो नहीं ना, सेक्शन नंबर 43 प्लस रूल नंबर 4 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। 43, 44, 45 बैक टू बैक आपका 3 सेक्शन कंप्लीट हुआ। आप सेक्शन का सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और 46 उठाते हैं। सेक्शन नंबर 46 सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स पर आधारित। यहां आपको रिकॉल करा दूं, शेयर की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 84 में मिलती है और हम ये पढ़ते हैं कि शेयर इज अ बंडल ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज। इस शेयर में राइट्स और लाइबिलिटीज दोनों होती है। इफ यू एंजॉय मल्टीपल राइट्स इन टर्म्स ऑफ वोटिंग एंड डिविडेंड एंड पार्टिसिपेशन एंड कॉलिंग फॉर मीटिंग्स लाइक ईजीएम ऑन रिक्वेजिशन पोल्स, यू आल्सो हैव लाइबिलिटीज एज वेल, राइट। तो ये शेयर्स जो हैं, ये शेयर्स बंडल ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटी है। ये प्राइमा फेसी एविडेंस होते हैं किसी भी व्यक्ति की ओनरशिप में। यहां पर हम 2 राइट्स पढ़ते हैं, राइट्स एज टू टाइटल एंड राइट्स एज टू एस्टोपल, रिमेंबर दैट, ठीक है। ये कंपनी का ऑफिशियल पब्लिकेशन नहीं माने जाते हैं, दे आर जस्ट अ सर्टिफिकेट टू प्रूव द टाइटल ऑफ अ पर्सन, टू शो द टाइटल ऑफ अ पर्सन। अब इन्हें जारी करने के संबंध में सेक्शन नंबर 46 में हमें कुछ पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट कहता है ऑलवेज रिमेंबर दे आर द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल, जो अभी अभी आपको बोली। दूसरा पॉइंट आपको कहता है इनका फॉर्मेट होता है SH1 में, जो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 में दिया गया है। SH1 फिजिकल फॉर्म होता है, तो इसके फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाना है और एज नियर देयरटू एज पॉसिबल। एक प्रैक्टिकल बात करें तो इस सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस अब खत्म हो चुकी है। सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में सर्टिफिकेट्स होते हैं फिजिकली, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर नाउ अवेयर ऑफ द फैक्ट कि लिस्टेड कंपनीज के तो शेयर्स डीमैट मोड में होते हैं एंड विद द ऑर्डर ऑफ सेबी अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स भी डीमैट मोड में करे जा चुके हैं। सो शेयर सर्टिफिकेट्स आर मोस्टली इशूड इन प्राइवेट कंपनी। गॉट दिस पॉइंट? मूविंग ऑन टू लीगल प्रोविजन। शेयर सर्टिफिकेट को जारी करने के लीगल प्रोविजन क्या क्या होते हैं मैम? लेट्स हैव अ क्विक रिकैप टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी की कॉमन सील इस पर लगती है। दूसरा, कम से कम 2 डायरेक्टर्स का इस पे साइन होता है और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक साइन CS का होता है, 2 डायरेक्टर्स में से एक MD होगा। अगर कंपनी में MD भी है तो कंपनी सेक्रेटरी का साइन अलोंग विद द सील। एंड उसके साथ साथ हम इस पे डेट भी मेंशन करते हैं, डेट भी दिया जाता है जिस डेट पर आपको ये जारी करा जा रहा है, ठीक है। रूल नंबर 5 का कंप्लायंस होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहां पर जब अपन सर्टिफिकेट जारी करते हैं रूल नंबर 5 का कंप्लायंस होता है, यदि आपका जो सर्टिफिकेट है इट इज डीफेस्ड, म्यूटिलेटेड, टॉर्न, खराब हो गया है, फट गया है, जल गया है, गुम गया है या इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि उससे टाइटल को प्रूव कर पाना मुश्किल हो रहा है, यू कैन सरेंडर द सेम टू द कंपनी एंड यू विल बी इशूड अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ रूल 6। रूल 6 में छोटे छोटे से पॉइंट दिए गए हैं, आपको साबित करना पड़ेगा कि इट्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। यू हैव टू साइन एंड गिव एन एफिडेविट टू द कंपनी प्रूविंग दिस फैक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द कंपनी विल इशू अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट टू यू। One very important thing, remember, notwithstanding anything contained in the articles of the company, कुछ भी लिखा हो आर्टिकल में उसको साइड में रखते हुए रूल 5 और 6 का कंप्लायंस करा जाएगा एंड द मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स या उनका जो भी डुप्लीकेट है, जो प्रोसेस है सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को जारी करने का, उसमें रूल नंबर 5 और 6 का कंप्लायंस मस्ट होगा। ये आपको याद रखना है। अगर शेयर्स डीमैट मोड में है तो फिर रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी जो है बस वही आपकी ओनरशिप का प्रूफ होता है। होल्डर्स को बेनिफिशियल ओनर्स कहते हैं व्हेन शेयर्स आर इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। वी डोंट नीड सर्टिफिकेट्स। लास्टली, अगर कंपनी ने खुद से जानबूझ करके डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से डुप्लीकेट जारी करा, इफ द कंपनी टू डिफ्रॉड is issuing
द सर्टिफिकेट, द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, तो भैया सीधा सीधा ये पेनल्टी है, देख लीजिए, कंपनी विल बी पनिशेबल विद अ फाइन नॉट लेस देन 5 times ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स which may extend to 10 times or 10 crore whichever is higher. कंपनी पे पेनल्टी. Got this? सेक्शन नंबर 43, 4, 5, 6. ठीक, कंपनी पे पेनल्टी के साथ साथ ऑफिसर्स को थोड़ी छोड़ा जाएगा. सेक्शन 2 का क्लॉज 60, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी पेनल्टी लगता है और सीधा 447 में फ्रॉड, मतलब जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा. भैया अब तो जेल में आना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी दोनों होता है, यहाँ पर दोनों होता है. राइट, so that is about section number 46. बैक टू बैक दो तीन छोटा छोटा सेक्शन है. पहले 47 है, वोटिंग राइट पर आधारित होता है अभी. अब 47, 48 ये दो एक साथ चलते हैं. 47 is about the voting right और 48 is about the variation in the voting right. सेक्शन नंबर 47 कहता है कि कंपनी में जो आपके दो मेन शेयर होल्डर है, एक तो भैया इक्विटी है और दूसरा कौन है, प्रेफरेंस है. इनके वोटिंग राइट क्या क्या होते हैं? वेल, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस दैट आर कवर्ड इन सेक्शन 43. 43 है क्योंकि जिनको डिफरेंशियल वोटिंग राइट मिलते हैं उसमें थोड़े चेंज आ जाते हैं. वो सेक्शन नंबर 50 का सबसेक्शन 2 जिसमें कॉल्स इन एडवांस वाला कंसेप्ट होता है कि अगर कंपनी ने कॉल नहीं करा और आपने एडवांस में पैसा दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं है आपको वोटिंग राइट मिलेगा, क्योंकि आप ही के क्लास के बाकी शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं that are partly paid up right now, so we cannot do this discrimination कि एक अकेले आपने पैसा दे दिया तो आपको राइट मिल जाएगा वोटिंग का और बाकी सबका नहीं रहे. तो as per section 50 subsection 2 and also 188 जहां पर हम बात करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की, इनको ध्यान में रखते हुए इक्विटी शेयर होल्डर हर रेजोल्यूशन पर वोट डाल सकता है जो जनरल मीटिंग में पुट अप करा गया. हर रेजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में पुट अप करा गया है, एवरी इक्विटी शेयर होल्डर हैज द राइट टू कास्ट देयर वोट. यूजुअल रूल हमारा क्या चलता है भाई, इफ यू रिमेंबर सेक्शन नंबर 107, शो ऑफ हैंड से वोट होता है, बाय डिफॉल्ट तरीका होता है, वन हैंड इज इक्वल्स टू वन वोट हो जाता है. हाँ, लेकिन अगर पोल डिमांड कर दिया गया तो फिर पोल में प्रपोर्शन हो जाता है, यहाँ पर वन शेयर इज इक्वल्स टू वन वोट के हिसाब से कंसिडर करा जाता है एंड द परसेंटेज यू होल्ड इन द पेड अप शेयर कैपिटल, इसके हिसाब से हम आपका वोटिंग डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, as far as the preference shareholders are concerned, ये हर रेजोल्यूशन पे वोट नहीं डालते. इन्हें वोट डालने का अधिकार होता है सिर्फ उन रेजोल्यूशंस पे जिससे कि इनके राइट्स पर किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट आ रहा है. ओनली दोज रेजोल्यूशंस व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्टिंग देयर राइट्स. भाई आप टाइम से पहले रिडेम्पशन कर रहे हो, या आप डिविडेंड जो डिक्लेयर आप करते हो, जो रेट आपने बताया था उसमें आप कोई चेंज ला रहे हो, आप उसको कम कर रहे हो, तो ऐसे कोई भी वेरिएशन कर रहे हो ना तो फिर इनसे कंसेंट लेना पड़ता है. या फिर उसके अलावा अगर मान लो कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है और या फिर रीपेमेंट या रिडक्शन हो रहा है कैपिटल का, तो उस समय में ये लोग वोट डालते हैं. इसके अलावा दे कैन नॉट वोट, दे कैन नॉट वोट. पोल अगर हो रहा है तो पोल में फिर वही प्रपोर्शन से ही कंसिडर करते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो इनके लिए भी शो ऑफ हैंड ही चलेगा. So they only vote for those resolutions in which their rights are being variated or at the time of winding up or at the time of repayment या reduction. बस ठीक, राइट्स में वेरिएशन, वाइंडिंग अप और तीसरी चीज व्हेन देयर इज अ रीपेमेंट और रिडक्शन, RWR में वोट डाल. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजो ऑफ सेक्शन नंबर 47 जो हमसे कहता है कि अगर दो कंटिन्यूस ईयर्स तक बैक टू बैक इनको पे करे जाने वाला डिविडेंड कंपनी ने नहीं पे कराना, भाई ये देखो, वेयर द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैज नॉट बीन पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years or more, 2 or more है, याद रखिएगा 2 or more. ठीक है, तो such class of preference shareholders will have the right to vote on each of the resolutions that are placed before the company in the general meeting. यानी फिर ये इक्विटी शेयर होल्डर के बराबरी सरी का वोट डाल सकते. याद रखिएगा, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है और केस स्टडी जैसा पॉइंट है, यहां से केस स्टडी निकल निकल करके आता है. ठीक है, चलो ये तो हो गया भाई वोटिंग राइट. अब वेरिएशन ऑन वोटिंग राइट कैसे होगा ये भी समझ लो. 2-3 पॉइंट है यहाँ पर. सबसे पहला पॉइंट, किस तरह से कर सकते हो, तो वेल इट इज अबाउट द परमिशन, जहां हमसे ये कहा गया है कि अगर आप वेरिएशन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कंसेंट इन राइटिंग लेनी उन क्लास के शेयर होल्डर्स की जिनमें वेरिएशन करना है और वो कम से कम 3/4 होने चाहिए.
3/4 ऑफ द members of the class that needs to be variated का consent in writing में लेना है, और you can also go for holding the general meeting and passing a special resolution to take the consent of those shareholders जिनके rights में variation करना है। यहाँ दो बातें ध्यान रखना है आपको। पहली बात ये कि इस तरह के वेरिएशन को लेकर के आपके मेमोरेंडम में प्रावधान होना चाहिए। वेरिएशन इज कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल, मेनली आर्टिकल में होता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये याद रखिए, इन केस योर आर्टिकल्स आर साइलेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन, आर्टिकल में वेरिएशन को लेके कोई पॉइंट अगर नहीं आ रहा है तो फिर इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन ये चीज ध्यान रखिए कि जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू थी उन शेयर्स की, उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। या तो आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए, आर्टिकल में परमिशन नहीं है, साइलेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन, तो साथ में ये चेक कर लो कि कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ दैट शेयर में कोई रेस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन ना हो, क्योंकि वो होगा तो फिर नहीं कर सकते वेरिएशन। अदरवाइज जस्ट नीड द कंसेंट 3/4 ऑफ द होल्डर्स ऑफ दैट क्लास, रिटन कंसेंट या जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन लेकर के आप ये कर सकते। A proviso falling back for you, अगर किसी एक क्लास में वेरिएशन करने से किसी दूसरे क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट पर इंपैक्ट आ रहा है तो दूसरे क्लास के शेयर होल्डर्स की भी अनुमति लेनी पड़ेगी इन द सेम मैनर जैसे कि पहले क्लास के लिए। मतलब क्या बोल रहे हो मैडम, समझे नहीं? समझे नहीं, चलो समझा देती हूँ यहाँ पर आपको। एक क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट्स को अगर वेरिएट कर रहे हो तो प्रोविजो भी पढ़ देती हूँ साथ साथ में। इफ वेरिएशन बाय वन क्लास of the shareholder affect the rights of any other class of shareholder, consent of 3/4 of such class of shareholder shall also be obtained and provision of this section shall apply as they apply to variation. मानो आप convertible preference shares जिन्हें जारी करा गया था 8 years के लिए and that were to be converted into the equity shares of the company at the end of the 8th year, वो कन्वर्ट कर रहे हो इनटू द इक्विटी शेयर, वेरिएशन करना चाह रहे हो उनके राइट्स में और उनको 4th ईयर पर ही कन्वर्जन करना चाह रहे हो इनटू द इक्विटी। नाउ दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट द राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्यों यार? इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे, ईपीएस में विभाजन हो जाएगा, वो घट जाएगी, वो कम हो जाएगी। कल तक 100 इक्विटी थे, अब 50 प्रेफरेंस भी इक्विटी में आ गए तो 150 लोगों में प्रॉफिट बटना है। इट इज इंपैक्टिंग द राइट्स ऑफ अनदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर। You have to take their permission also and the provision of variation will apply over here. ये इस प्रोविजो का चमत्कार है। समझ गए क्या आप इस चमत्कार को? और सेक्शन नंबर 48 को भी खत्म करो उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या वेरिएशन को रोका जा सकता है? कैन यू टेक स्टेप टू स्टॉप वेरिएशन? वेल द आंसर हैपेंस टू बी यस। सबसेक्शन 2 में हमको इसका जवाब दिया गया है और वो जवाब ये है कि मिनिमम, नॉट लेस देन का मतलब होता है भाई मिनिमम 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट क्लास जिसमें आप वेरिएशन करना चाह रहे थे, अगर वो चाहे तो इस वेरिएशन को रोकने के संबंध में, इफ दे डू नॉट कंसेंट टू सच वेरिएशन, कैन अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल। They can go to the tribunal and apply to the tribunal and ask them कि भाई यहाँ पर इस वेरिएशन को रोका जाए, हमारे इंटरेस्ट पे इंपैक्ट आ रहा है। ट्राइब्यूनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी कंपनी को, और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेती ये जो वेरिएशन है ये इफेक्ट में नहीं आएगा। जब तक ट्राइब्यूनल कंफर्म नहीं करेगी सभी पक्षों को सुनने के बाद, वो वेरिएशन वहीं रुक जाएगा। भले ही 75% कंसेंट दे चुके थे, 3/4 कंसेंट दे चुके थे, वेरिएशन रुक जाएगा जब तक ट्राइब्यूनल कंफर्म नहीं करेगी, वेरिएशन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मिनिमम 10% मेंबर्स ऑफ दैट क्लास दैट वाज टू बी वेरिएटेड ने जाके एक एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल में लगा दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट है यहाँ पर, लिमिटेशन है यहाँ पर कि आपको ये जो फाइल करना है एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को, ये जो आपको अनुमति दी गई है, जो फैसिलिटी आपको दी गई, इस फैसिलिटी को आप सिर्फ तभी अवेल कर सकते हैं जब आप ये एप्लीकेशन विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन लगा रहे हैं। 21 दिनों के अंदर अगर आप ये फाइल करते हैं तभी ये चीज परमिसिबल है, अदरवाइज ये चीज परमिसिबल नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा रीजनेबल ग्राउंड होने की स्थिति में ही, बहुत ज्यादा रीजनेबल ग्राउंड होंगे तभी ट्राइब्यूनल आपकी उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगी, अदरवाइज 21 डेज में करो तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी पाओ आगे। और ट्राइब्यूनल का ऑर्डर फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा दोनों ही पार्टीज के ऊपर, यानी वो शेयर होल्डर जिन्होंने उसको रोकने के लिए कहा है एंड द कंपनी, ऑर्डर जो भी।
ऑल ओके अप टिल हियर 43, 44, 45, 46, 47, 48 देखो देखते 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 कंप्लीट हो गया। और अभी दो छोटा छोटा सेक्शन आएगा यहाँ पर। सेक्शन नंबर 49 कॉल्स ऑन शेयर्स ऑफ सेम क्लास शैल बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। ऑफ कोर्स सी बात है, सेम क्लास के शेयर्स पे कॉल्स भी एक जैसे होंगे। ठीक है, कैसे होंगे भाई? यूनिफॉर्म होंगे। तो यूनिफॉर्म माने क्या? एक जैसे होंगे, आप उसमें किसी तरह का वेरिएशन नहीं कर सकते, ये 49 कहता है। 50 कॉल्स इन एडवांस पर आधारित है और आपसे कहता है कि अगर कंपनी अपने आर्टिकल से ऑथराइज है तो वो कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है अगर कोई भी मेंबर दे तो। और साथ में ये ध्यान रखो कि दिस विल नॉट एंटाइटल एनी वोटिंग राइट्स टू दैट मेंबर। यू रिमेंबर अभी जब वोटिंग राइट पढ़ रहे थे वहां पर सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 को रेस्ट्रिक्शन में डाला, सब्जेक्ट टू सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 बोला था ना, है ना? तो ये यहाँ रेस्ट्रिक्शन कि भाई इसका ये मतलब नहीं है कि आपको किसी भी तरह के वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे इफ यू आर पेइंग द कॉल्स इन एडवांस, बिकॉज आपकी क्लास के बाकी जो होल्डर्स हैं उनने तो पैसा भी नहीं दिया है और शेयर्स पार्टली पेड अप है उनके, एंड दिस मींस दे डोंट हैव वोटिंग राइट। You will also not have voting right even if you have paid the entire money unless the money is called up by the company and all others have paid. That's section 50. Then you have section number 51 छोटा सा इसलिए मैंने कवर अप नहीं करा यहाँ पे। सीधे अब अपन आ जाते हैं इश्यूज में प्रीमियम और डिस्काउंट के ऊपर। सेक्शन नंबर 52 अब इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर आएंगे अपन, और इशू ऑफ शेयर्स के हेडिंग में भाई हमें तीन मेन सेक्शंस कवर अप करने, 52 ऑन प्रीमियम, 53 ऑन डिस्काउंट एंड 54 ऑन स्वेट इक्विटी, और फिर 55 है जो प्रेफरेंस शेयर पर जाता है, राइट? और फिर 56 से ट्रांसफर ट्रांसमिशन है। बट पहले आते हैं 52 पर। छोटा सा स्वीट सा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है क्योंकि ये बताता है कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे जारी कर सकती है। अभी प्रीमियम पे जारी कर सकती है का मतलब ये होता है कि यू कैन चार्ज एनीथिंग दैट इज इन एडिशन टू द फेस वैल्यू, और कितना लेना ये आप ही डिसाइड करोगे, क्योंकि एक्ट में कहीं कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप प्रीमियम कितना चार्ज कर सकते हो, कितना ले सकते हो, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। एक्ट में एक्चुअली प्रीमियम के नाम पे आए गए पैसे को यूज कहां करना है ये बताया गया है। ये बताया गया कि आप इस पैसे को यूज कहां कर सकते हो, कहां नहीं कर सकते हो। तो इट इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द बोर्ड कि जब वो फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा ले रहे हैं यानी प्रीमियम ले रहे हैं तो वो इस पैसे को कहां पर इस्तेमाल करेंगे ये ध्यान रखें बस, लेकिन कितना लेंगे ये वो खुद डिसाइड करें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंपॉर्टेंटली इट इज टू बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट, इट इज टू बी नोटेड दैट द प्रीमियम कैन नॉट बी एक्चुअली ट्रीटेड एज प्रॉफिट, ये याद रखिएगा, और इसे हम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते एज डिविडेंड। तो कहां यूज करेंगे मैम? ये यूटिलाइजेशन जो है ये कहां होगा? ये सबसेक्शन 2 में आता है। पहले छोटा सा सबसेक्शन 1 देख लो भाई। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, अलग से क्रिएट करना पड़ेगा और प्रीमियम के नाम पे जो भी पैसा आएगा वो अलग से इस खाते में जाएगा। ऑफ कोर्स हम शेयर कैपिटल में थोड़ी डाल सकते, शेयर कैपिटल में थोड़ी डाल सकते। पैसा कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, अलग खाते में। ओके, कहां पर यूज करेंगे इसको? तो यू हैव 5 मेजर सोर्सेज नाउ, दीज आर द ओनली 5 सोर्सेज जहां सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस यूज हो सकता है भाई, इसके अलावा और कहीं नहीं यूज कर सकते। सबसे पहला सोर्स होता है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर जारी कर सकते हो एज पर सेक्शन 63 टू योर मेंबर्स। दूसरा, राइट ऑफ कर सकते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय के। तीसरा, राइट ऑफ कर सकते हो कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड जो कि इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स के समय किया गया था। चौथा, रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यदि प्रीमियम पे करना है तो वो प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हो। और पांचवा, यू कैन परचेज योर ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज, दैट मींस यू कैन गो फॉर अ buyback as per section number 68 and utilize the securities premium account का balance. Apart from these 5, nowhere else. और that समझ गए क्या? सब सेक्शन 3 में एक छोटा रेस्ट्रिक्शन और आता है। सर्टेन कंपनीज जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर 133 बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेकमेंडेड बाय ICAI अलोंग विद NFRA, वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस सिर्फ 3 ही जगह पर यूज कर सकती है। जो 5 ऊपर दिए हैं उसमें से बीच के 2 हटा दो। सबसे पहला पॉइंट वही आ जाता है बोनस का, दूसरा पॉइंट जो है वो हट जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, और तीसरा आ जाता है कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड में यूज कर सकते हो। चौथा हट जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन को पे करने के लिए, और पांचवा आ जाता है बायबैक। यानी जो ऊपर A B C D E है वो यहाँ पर A C और E आपको लेना। ये सब सेक्शन 3 में दिया गया है और सेक्शन नंबर 52 में बस इतना सही आता है बच्चों।
फिर आ जाता है सेक्शन नंबर 53 और सेक्शन नंबर 53 जो है वो आधारित होता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट पर और सीधा सीधा पहले ही पॉइंट में कह देता है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर जारी नहीं कर सकती एक्सेप्ट व्हाट इज प्रोवाइडेड। एक्सेप्शन है हमारा सेक्शन नंबर 54 एंड आई एम प्रीटी श्योर यार उधर बैठे बैठे बोल लिए होगे अब तक। हाँ मैडम हमको पता है सेक्शन नंबर 54 इज एसईएस यानी स्वेट इक्विटी शेयर। अगला सेक्शन ही वो पढ़ना, अगला सेक्शन ही वो पढ़ना, स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, तो कोई भी कंपनी जो है वो सेक्शन नंबर 54 के एक्सेप्शन को ध्यान में रख के बाकी कभी भी शेयर्स डिस्काउंट पे जारी नहीं कर सकती। करी तो क्या होगा मैम, देख लो नीचे दूसरा पॉइंट दिया गया है सबसेक्शन 2 वॉइड हो जाएगा ऐसा इशू। और सिर्फ वॉइड ही नहीं होगा, एक चीज और याद रखना, कंपनी के ऊपर फाइन भी लग जाएगा भैया, 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का। और ओआईडी को भी नहीं छोड़ेंगे, 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है आपके ऊपर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कंपनी सेक्रेटरी भी आता है, याद रखिएगा। सो बहुत सोच समझ करके और फूक फूक के कदम रखना होता है। ठीक है, एक छोटा नोट आपके लिए यहाँ पर आ रहा है जो कि एक्चुअली 53 में एक और एक्सेप्शन है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 2, एक कंपनी डिस्काउंट पे शेयर जारी कर सकती है यदि किसी रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अंतर्गत जो आरबीआई ने अप्रूव करना है उसे ये करना पड़। Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2 of the section 53, a company may issue shares at discount to creditors when its debt is converted into shares pursuant to a statutory resolution plan or a debt restructuring scheme in accordance with the guidelines, directions or regulations issued by RBI. तब आप ये कर सकते बस। सेक्शन 53 इतना सही है। और अगला सेक्शन पिक्चर में आ रहा है 54। अब भैया 54 हैज आल्सो टू बी रेड विथ रूल और इस बार रूल नंबर 8 है, ये याद रखिएगा। 43 में 4 था, यहाँ 54 में 8 है। 43 में 4 3 4 ऐसे याद रखा था, यहाँ पर 54 है, 4 दूना 8 होता है, 4 2 आर 8, तो रूल 8 पढ़ना है। बट उसके पहले आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 88 में स्वेट इक्विटी की डेफिनेशन भी पढ़ना है। ये देखो यहाँ डेफिनेशन दिया मैंने आपके लिए। स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी के वो इक्विटी शेयर्स रहते हैं जो उसके डायरेक्टर्स को या उसके एम्प्लॉयज को जारी करे जाते हैं डिस्काउंट या कंसीडरेशन अदर देन कैश, COTC, डिस्काउंट या कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए जारी करे जाते हैं। कब जारी करे जाते हैं? व्हेन यू प्रोवाइड सम नो हाउ टू द कंपनी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और यू गिव सम वैल्यू एडिशन। किसको देना है, कैसे देना है और क्यों देना है, 3 चीजें समझ रहे हैं ना। किसको देना है भाई, इनको देना है डायरेक्टर्स को। टू होम इट इज टू बी गिवन, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज, इनका भी डेफिनेशन है कौन आते हैं इसमें। ठीक, कैसे देना है तो वेल इट इज टू बी डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हाउ यू गिव देम, डिस्काउंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश। एंड व्हेन यू गिव देम, तो व्हेन में हमारा जवाब होता है व्हेन यू प्रोवाइड एनी know-how to my company, you give or you make available some rights in the nature of intellectual property rights to my company, or you give some value addition. वैल्यू एडिशन का डेफिनेशन दी हूं मैं आपको, ये देखो यहाँ पर। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है किसी भी तरह का कमर्शियल इंक्रीमेंट इन समथिंग, किसी भी तरह का एक्चुअली एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट अगर कंपनी को मिल रहा है आपके द्वारा किसी भी चीज से, तो वो वैल्यू एडिशन है। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सर्विस की क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सम न्यू आइडिया दैट इज गिविंग अ कमर्शियल इकोनॉमिक एडवांटेज टू द कंपनी, इट्स कॉल्ड एज वैल्यू एडिशन। किसी भी प्रोफेशनल से निकल के आ रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो आप जानते हो यार, पढ़ते हो आप अपने सिलेबस में। द कॉपीराइट्स, द गुडविल, सॉरी नॉट गुडविल, द कॉपीराइट्स, द ट्रेडमार्क्स, द पेटेंट्स, ये सब हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपने ये दिया, अवेलेबल कराए, तो एलिजिबल। एलिजिबल फॉर स्वेट इक्विटी शेयर जो कि पसीना बहाने के लिए मिलता है। You're working for my company since the day one, you're working for my company very honestly, very loyalty के साथ, I have to reward you ना अल्टीमेटली, क्योंकि एम्प्लॉय बनोगे, सीईओ बन के भी बढ़ जाओगे तब भी एम्प्लॉय यानी कर्मचारी रहेगा साधारण। You get even one single share in my company and you become the shareholder, one who is a part of the ownership group. तो ऐसे एम्प्लॉयज को हम रिवॉर्ड्स दे, दैट इज द पॉइंट।
एम्प्लॉय में कौन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय आता है, भले ही वो इंडिया में काम कर रहा हो या इंडिया से बाहर काम कर रहा हो, वेदर वर्किंग इन और आउटसाइड इंडिया। रिमेंबर एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहाँ पर हटा दिया जाता है, ये याद रखिएगा। और या फिर ऐसा कोई भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर जो कि ऊपर दो क्लॉज में दिया गया है, सब्सिडरी कंपनी का जो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, या होल्डिंग कंपनी का, इनको हम जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर या एम्प्लॉय में इतने ही लोग बस आने हैं। परमानेंट एम्प्लॉय आते हैं यहाँ पर आपके, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वेदर वर्किंग इन और आउटसाइड इंडिया। साथ ही साथ आपके डायरेक्टर्स होल टाइम और अदरवाइज बड़े इंडिपेंडेंट नहीं आते, और यही डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉय ऑफ योर सब्सिडरी इन और आउटसाइड इंडिया या होल्डिंग कंपनी, उनको दे सकते हो। अब देखो दोगे दोगे तो कंडीशन क्या पूरी करनी है, सेक्शन नंबर 54 रेड विथ रूल 8 जो बताई थी आपको, कंडीशन क्या क्या पूरी करनी है भाई। जाहिर सी बात है, सबसे पहले ऑथराइजेशन चेक कर लेना, इतना तो अब आपको दिमाग में आ ही चुका होगा, लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ऑथराइजेशन इन आर्टिकल चेक करना, फिर परमिशन के लिए जाना। यहाँ परमिशन स्पेशल रेजोल्यूशन है, 43 में OR था, यहाँ SR। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना है, किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने प्राइस पे दे रहे हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश है कि कैश है, क्या है, सारा डिटेल देना। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर 102। मोस्ट इंपोर्टेंटली, रेजोल्यूशन जो पास करा उसकी वैलिडिटी सिर्फ 12 महीना होती है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी 12 महीने में अगर आप अलॉटमेंट नहीं कर पाए स्वेट इक्विटी शेयर का तो रेजोल्यूशन एक्सपायर हो जाता है, फिर से पास कर। अच्छा, ये 3 साल के लॉक इन में जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा, लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का। मैनेजरल रेम्यूनरेशन में एज पर सेक्शन 197 इनको कंसीडर करा जाता है भैया। ठीक है, अगर आपके पास वेट इक्विटी शेयर्स हैं तो दे आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द मैनेजरल रेम्यूनरेशन अंडर 197। ठीक है, फिर कुछ छोटा सा पॉइंट है बस, साल के अंत में जो आप बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे उस बोर्ड रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोजर देना है, किसको दिया, कितना दिया, क्यों दिया, कब दिया, किस प्राइस पे दिया, सारा डिटेल ऑलमोस्ट जो आपके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में भी गया, वो सब आपको बताना है। लिस्टेड कंपनी है तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के रेगुलेशंस बने हैं भाई, सेबी के द्वारा बनाए गए हैं, आप SLCM में पढ़ते हैं, आपको उनको भी कंप्लाई करना। स्वेट इक्विटी शेयर में ये ध्यान रखना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे ये कहता है कि प्लीज मेक श्योर, प्लीज चेक ऑन कि ये हमेशा इक्वल रहते हैं, दे एंजॉय ऑल द इक्वल राइट्स, ऑल द इक्वल राइट्स विद द अदर इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इतनी 4-5 मेन कंडीशन है जो स्वेट इक्विटी में आपको ध्यान रखनी है अपने आंसर्स में। आप सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो, आई बिलीव कि आपका ये जो पेपर है, ये पेपर केस स्टडीज पर आधारित ज्यादा रहता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने इन सब कंसेप्ट्स को अच्छे से याद रखें केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितना जितना मैटर बच्चों मैं इस रिविजन वीडियो में कवर अप करी हूँ, दिस मैटर कंप्राइज ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्शन। इनफैक्ट कुछ अपने सेक्शन मेंबर शेयर होल्डर चैप्टर के भी कवर अप हो गए इधर, ये वेरिएशन और ये सब उधर ही आते हैं। तो आज के इस वीडियो को अब यहीं पर रोकेंगे। आई डू नॉट वांट टू रश अप विद द थिंग्स, कोई भागा दौड़ी नहीं करना है, रिवीजन की तरह अपन इसको कर ही रहे हैं, सिर्फ लास्ट फाइनल पुशअप है आपके लिए, तो आप इसे देखकर अपना रिवीजन ऑफ कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, इतना पोर्शन एक बार रिवाइज कर लो। अगले पार्ट में अब अपन सेक्शन नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू गो यार, अभी 55 फिर ट्रांसफर ट्रांसमिशन के भारी भरकम प्रावधान आ जाते हैं, फिर उसके बाद ऑल्ट्रेशन है 61 का, फिर उसके बाद हमें 61 के साथ साथ 64 भी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन 66 में रिडक्शन पढ़ते हैं, फिर बायबैक आता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स और इन सब के साथ अपन अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। टिल देन यू नो यू नीड टू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो यार, परीक्षा सर पर है। Stay cool, stay calm, stay kind and सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, परीक्षा डेफिनेटली रॉकिंग जाएगा आपका। That is something that I know. तो चलो वीडियो को स्टॉप करते हैं। I'm going to see you in the next video soon. Do not forget to hit a like button on the video, subscribe to the channel if you haven't still, and share it with your friends. कोई भी query, question, नीचे details है, get back to us. See you in the next one. Till then, bye bye and take care. Namaste.